कई दशक पहले एक इंसान ने एक रंगीन ख्वाब देखा जिसे वो सिनेमा के पर्दे पर सिर्फ सफेद और स्याह रंगों में यानी ब्लैक एंड व्हाइट में ही पेश कर सका। लेकिन आज उसी रंगीन ख्वाब को एक खूबसूरत रंगीन लिबास पहनाकर पेश किया जा रहा है। उस हसीन ख्वाब को देखने वाले का नाम था के आसिफ और उसने अपने ख्वाब का नाम रखा मुग़ल आज़म। सन 1960 में हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में एक अजूबे ने जन्म लिया। एक ऐसा अजूबा जो ना तो उस वक्त से पहले कभी देखा गया था और शायद न कभी देखा जाएगा। मुग़ल आज़म एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे उसके कहने वाले ने इतनी खूबसूरती से कहा कि वो फिल्म एक ऐसा नशा बन गई जिसका एहसास लोग बार बार करना चाहते थे और फिल्मी शब्दकोश में मुग़ल आज़म हर्फ़े आखिर साबित हुई। कि मुग़ल आज़म नाम लेते ही हर एक चीज जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे हमें दिखाई देने लगती है। मुग़ल आज़म एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक क्लासिक है। इट्स एन एपिक, इट्स एक स्टेटमेंट है। इट्स अ फिल्म दैट आई थिंक आवर सिनेमा इज प्राउड ऑफ। Mughal Azam itself was a mind-blowing experience. You forget that there was nothing like this that had happened earlier. What was really beautiful about the film is that it had a soul. छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। Mughal Azam, I think, has been an encyclopedia of its own time. It revolutionizes the picture, as in it gives you the visual of the Mughal era. देखिए, मुग़ल आज़म क्या है कि ये एक किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक बुक की तरह है। इट्स लाइक अ एडिक्शन। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नॉट ओनली अबाउट जस्ट टेक्निक ऑफ फिल्म्स जैसे कि शॉर्ट डिविजन्स या और एक्टिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेट्स दैट वाज सो लैविश। बहुत बड़े सेट्स लगाए गए थे, सालों साल खड़े रहते थे वो सेट्स, एंड फिर भी द वे दे हैड मेंटेन्ड इट, द कलर्स, एवरीथिंग, आई थिंक इट्स ऑल फैबुलस। वो फिल्म कैसे यादगार नहीं हो सकती जिसके हर डिपार्टमेंट ने 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। उस फिल्म में एक और बहुत ही यादगार बात जो आजकल जब मैं खुद फिल्में करने लगी तो समझ में आया कि कास्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अपने दौर में सबसे ज्यादा शानदार, आलीशान, बड़ी और रॉयल फिल्म जो थी वो थी मुग़ल आज़म। I think Mughal Azam is the best thing to show to the masses about the communal harmony. नस्रुन मिनल्लाहि फतहुन करीब। प्रजानां रंजनाद् राजा सदेश्वर प्राण पालका सर्वजीवानां हृदयत्वं विजयी भव। Every aspect was taken into consideration. The nitty-gritties, right from the jewelry to the costumes to the attitude of every character in the film, just looks so real. हर स्पोकन वर्ड इतना खूबसूरत था, लगता था जैसे फूल झड़ रहे। I saw the Mughal Azam on the opening day. Second show I came out and saw it. I liked it so much. I was so impressed. It's not just a title of a film. I think that word is used so commonly now. It should be in a dictionary because Mughal Azam means classic. Mughal Azam means an epic. फिर फिल्म के कलाकार ले लीजिए, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, ऐसे नाम अगर एक साथ जुड़ जाएं तो अपने आप में ही एक अनकही कहानी, जिसे कि कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने महान कलाकार एक ही फिल्म में एक साथ काम करें। क्या सेट था साहब, रंग बहुत सारे, सतरंगी सेट था और उसमें जगह जगह वो शीशे लगे हुए थे। शीश महल का सेट था और उन शीशों में स्टूडियो की लाइट्स से प्रेरणा पाकर यूँ समझिए कि वो शीशे जो थे वो रोशनियों से खिलवाड़ कर रहे थे। बॉम्बे में जो भी टूरिस्ट आता था उसके लिए वो शीश महल का सेट देखना जो है वो एक स्टेटस सिंबल था। फिल्म was designed very well. उस ज़माने के हिसाब से एक तो उसमें जो कैरेक्टर है, जो लिखाई है उसकी, डायलॉग की, मकालमों की, जो स्क्रीन प्ले है और जो सेट लगे, जो कास्ट्यूम उसके बने, वैसा उससे पहले
नहीं आया था कभी भी। जो रोमांस था सलीम अनारकली का, ये सदियों से हम लोग अपने कहानियों में सुनते चले आ रहे हैं, और ये कहानी भी एक बहुत बड़ी, सबसे अव्वल दर्जे की रोमांटिक कहानी मानी जाती है। इस फिल्म के दीवाने न सिर्फ इसके दर्शक हैं, बल्कि आज के निर्माता निर्देशक भी इससे इतने मुतासिर हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी फिल्म में इस फिल्मी बाइबल का कोई ना कोई हिस्सा जरूर शामिल करना चाहते हैं। आसिफ साहब मुगल आजम की हर चीज के बारे में इतने बड़े पैमाने पर सोचते थे कि कई बार इस फिल्म के प्रोड्यूसर झल्ला उठते थे। यहां तक कि प्रीमियर कार्ड भी मुगलिया शाही फरमान की तरह बनाए गए थे। उनकी ख्याली परवाज इतनी बुलंद हुआ करती थी कि लगता था ऐसी बातें कोई शहंशाह ही सोच सकता था। लेकिन आसिफ साहब की कल्पना की ऊंचाई को आज तक कोई छू नहीं पाया। He had a grandeur about him. He had a grandeur and a style about him when he conducted himself in travels, when he talked about something, when he talked about a plot, when he talked about a story, when he talked about undertaking to do some project. There was a grandeur in that. मुझे नहीं लगता कि आज तक हम हिंदुस्तान में कोई ऐसी पिक्चर बना सके हैं जो हिस्टोरिकली इतनी ग्रैंड थी। हर चीज़ लगती थी लार्जर देन लाइफ। हर एक चीज़ जो थी वो मुगल आजम के, वो बड़ी थी। तो जब मुगल आजम का नाम हम सुनते हैं तो हमें सिवाय बड़प्पन के और एक बहुत ह्यूज कैनवस के दृश्य के और कुछ हमारे नजर आता है। So often you hear people saying that तू क्या बना रहा है, मुगल आजम बना रहा है, पागल हो गया क्या? इतनी मेहनत और प्रेम से बनाया गया था कि ये सिर्फ पैसे का तकाजा नहीं था कि कोई पैसा दे दिया और बन गई। A picture financed by Shapurji, Paulinji, absolutely non-film persons. Took 10 years to make. People are looking for something on that scale that had never happened before. शाहपुर जी आते थे तो पेड़ पे हाथ मार के, अरे आसो तुम बड़ा कर रहे हो मेरा, ये कर रहे हो। आसा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस में वहाँ खड़े रहते थे और नीचे से गाली नहीं दे के चला जाता था। इसी तरह से वार सीन जो आखिर का था उसके लिए अरे नौशाद साहब अभी मैं नहीं करना चाहता सारा, और पालन जी बोल रहा है पप्पा बाली ना खो पिक्चर, यानी पप्पा पिक्चर जला दो, तुम्हारो हेल्थ जो ये पिक्चर न थी, तुम्हारी हेल्थ चाहिए पिक्चर नहीं। वो कहे चुप बैठ, वो तो चुप बैठ। नौशाद साहब कैसे करना, अभी ये देखो बजट, अरे पहला 6 लाख कर दिया था, अभी बोलता है इसका 10 लाख। तो आप साहब ने उनको बोला होगा कि मैं 10 लाख में पिक्चर खत्म कर दूंगा, तो वो तो कई 10 लाख लग गए। It definitely ended up there being no budget because we spent a lot of money on the movie. I think it was, our audited figures say well over $1.5 crore. 1958 में 17 लाख में बिक रही थी, आज के मेरे ख्याल में 8-10 करोड़ होने चाहिए। But the money went towards producing a movie that had never been produced before in India. It's produced one of the best movies the Indian film industry has ever produced. मेरी आखिरी इल्तिजा है, दुनिया में दिल वाले का साथ देना, दौलत वाले का नहीं। और अब रहा इनविटेशन का, तो आसिफ साहब का ये खुद का ही था, ये फरमान है ये। तो एक दिन घर में फरमान आया, पहली बार फरमान देखा तो बहुत बड़ा अच्छा लगा कि एक पिक्चर के लिए इनविटेशन आ रहा है, और लग रहा था कि जैसे एक राजा का फरमान आ रहा है कि आपको मेरे आना है। ये दावत के लिए ये पूरा जैसे रुक्का नामा है, ये बिल्कुल ओरिजिनली वैसा लिखा गया था। माजी और हाल, इस फरमान के जरिए आपको मुत्तला किया जाता है कि 1560 ईस्वी में गुजरे हुए शानदार मुगलिया दौर का नक्शा फिर इसी शानो शौकत से मौजूदा दौर में 4 अगस्त 1960 ईस्वी को पेश किया जाएगा। एहसास रहे कि आपकी शिरकत ऐसे तारीखी दौर की रौनक में एक खूबसूरत इजाफा होगी। मुकाम मराठा मंदिर, वक्त बारियाबी 8:30 पहर शब। जरूरी है कि ये इत्तलानामा अपने साथ लेकर आएं। मुगल आजम। 4 अगस्त को इसका प्रीमियर हुआ था और क्या शान थी।
जब मुगल आजम रिलीज हो रही थी उस वक्त बहुत धूम मची हुई थी कि एक बहुत बड़ी पिक्चर का प्रीमियर हो रहा है और एक नए थिएटर में हो रहा है, मराठा मंदिर। Maratha Mandir was fully lighted. It was looking like a bride in the wedding. जैसे बारात और जान में लोग बाहर से आते हैं, मेरे सारे रिलेशन आए थे, ससुराल वाले, मायरे वाले, सब जैसे कि कोई शादी हो रही है वैसा। एडवांस बुकिंग से 3 दिन पहले लाइन लगना शुरू हो गई थी। लोग वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, वहीं फुटपाथ पे सोते थे, घर वाले उनका खाना लेकर आते थे। उस टाइम में ऐसा इतना ये मुगल आजम का क्रेज था कि वो हिसाब के बाहर, क्योंकि इतने लोग टिकट के लिए हमारे पास आते थे और हमको इतना परेशानी होती थी कि हम किसी को अंदर छोड़ नहीं सकते थे। मुगल आजम का जो पहले दिन का जो टिकट है, इसकी भी कहानी है कि जब मैंने आसिफ साहब से ये कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पिक्चर की ये जो ऑर्डिनरी टिकट्स हैं, ऑर्डिनरी यानी रोज़मर्रा जो यूज़ हो रहे हैं, वो उसकी जगह कोई होने चाहिए, तो कहे छपा लीजिए। तो सिर्फ टिकट मेरे ख्याल में 5-7-8 हफ्ते के मराठा मंदिर के और चंद और सिनेमा के 85,000 के जब छपे थे। I remember there were big hoardings on the Maratha Mandir, Prithviraj Kapoor as Akbar and there's Dilip Kumar on, and there's Anarkali, the castle background and all that stuff, the cannons. It is great. I mean, it is a very big thing, very big thing. युद्ध के दृश्य उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह उन्हें फिल्माया होगा उस समय। आजकल के ज़माने में हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उस समय कैसे किया होगा उन्होंने। The detail work in Mughal-e-Azam was fantastic. When they showed Maharani Jodhabai, most of the jewelry was inspired by that particular region. You had things which are worn by Rajasthani women, which was amazing. And at the same time, you have, the king wears stuff which is of the Mughal period, like the turban pieces, the baju buns, the belts. The little difference in terms of how the stones are set, what kind of metal is used. The Mughal era has a different feel to it, whereas Rajasthan has a different feel for it. And that was very, very well integrated in the film. I remember somebody telling me that Asif Saab wanted even the jewelry to be real. He said, I don't want the actors to look like actors. I want them to look like my characters. And Dilip Saab is playing the prince and he has to look like a prince. So apparently he had got these pearls, which were real South Sea pearls. मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किलें। इस फिल्म की हर रोज की शूटिंग में सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आती थीं। मधुबाला हो या पृथ्वीराज कपूर, इस फिल्म से जुड़ा हर शख्स अपनी थकान, अपनी चोटें और अपनी बीमारियां स्टूडियो के बाहर रखकर आता था, सिर्फ मुगल आजम बना। फिल्म के शुरू में जहां अकबर आजम बेटे की मन्नत मांगने के लिए सलीम चिश्ती की दरगाह पर जा रहे हैं, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो आगरा से पैदल गए थे इस मन्नत को लेकर और नंगे पैर गए थे। तो उस झुलसती हुई गर्मी में उन्होंने पृथ्वीराज जी से कहा कि आपको नंगे पैर चलना होगा, मुझे वो तड़प चाहिए, मुझे वो तकलीफ चाहिए आपके चेहरे पे। और पृथ्वीराज जी जब अपने कदम उस तपती हुई रेत पर रखते थे तो उनके छाले पड़ जाते थे, वो चल नहीं पाते थे। तो आसिफ साहब ने अपने भी जूते उतार दिए कि जब तक तुम जूते नहीं पहनोगे मैं भी नहीं पहनूंगा। और वो उनके साथ साथ वो कैमरे के पीछे पीछे वो भी नंगे पैर चलते थे। It is true. My father had a problem with his legs and his voice, both of them at that time. As a matter of fact, because of the theatre days, he was doing a lot of different roles. And in Pathan, he had cultivated that voice, which he eventually made Akbar speak in that voice. And my father had varicose veins. He had problem with his feet. But for that particular scene, he shot in that hot sun on the sand and barefoot. I don't know if everyone's aware of the fact that Madhubala ji was, she suffered from a heart ailment. And in the scene where she was chained, those were real chains. She apparently would stand there chained till a break would be announced so that the pain would show on her face. And she was
really suffering. That gives me goosebumps, you know. मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गई हो रहे आसिफ साहब कहने क्लासिक होना चाहिए, तो मैंने कहा देखिए कोशिश करेंगे। हमने रिकॉर्ड किया, हाँ फर्स्ट क्लास। तो मैंने कहा इसमें कोई फिल्मी डांस मास्टर ना लीजिएगा। मैं लेके गया लच्छू महाराज को, आसिफ साहब ऐसा है मधुबाला को आपको डांस कराना है, गाना कौन सा है? वो पनघट पर नंदलाल। लच्छू महाराज रोने लगे। आसिफ साहब हमें बोला ये क्या ड्रामा है? हाँ ये डांस का गाना, ये रो रहे हैं उस पर बैठे हुए। मैंने कहा वाजद अली शाह के दरबार में इनके बाप जो थे, ये आस्थाई उनकी थी, वो पनघट पर नंदलाल में आस्थाई उनकी ली है मैंने। अरे तो वो क्लासिक है, फिर तो क्लासिक है। आसिफ साहब ने कहा भाई वो इसमें जिक्र आया है कि तानसेन जब बुर्जी के ऊपर अपना रियाज शुरू करेंगे उस वक्त पाई बाग में तुम आ जाना अनारकली। तो मैंने कहा भाई इस वक्त के तानसेन तो बड़े गुलाम अली खां साहब हैं। मैं गया वहाँ, इस वक्त के तानसेन आप ही हैं हुजूर, तो आपकी आवाज़ उसमें चाहिए। अरे भाई देखो मैं फिल्मों में नहीं गाता हूँ। अब आसिफ साहब गाना आप ही गाएंगे, खान साहब कीमत आपकी, दूसरा लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। उस वक्त लता बाई, मोहम्मद रफ़ी, ये सब लोग 300-400 रुपये गाने के लेते थे। खान साहब आके बैठे, अच्छा साहब गाऊंगा, 25,000 लूँगा एक गाने के। तो आसिफ साहब बोले खान साहब बस 25,000? अरे आप तो अनमोल हैं, ये लीजिए 10,000 एडवांस। आज भी वो गुलाम अली खान साहब का जो सीक्वेंस है वो गाना है। शूटिंग में काफ़ी मम्मी का डैडी का अपना थोड़ा सा टेंशन भी होता था, और मधुबाला जी के साथ भी मेरी मम्मी का और उनका 1 साल तक फिल्म का शूटिंग का थोड़ा सा शूटिंग बंद हो गई थी। फिर एकदम पता ही नहीं चला कि मम्मी की और मधुबाला जी की ऐसी दोस्ती हो गई कि एंड तक बहुत अच्छा रहा। Another moment that I remember when I was at night, I used to go there to talk about my problems. And my father kept on talking, and we kept on. And then my father started donning on the makeup. In that duration, the assistant must have come a couple of times to say, आसिफ अपन का सेट बिल्कुल तैयार है, शॉट तैयार है, आप तशरीफ़ ले आइए कपूर साहब। And my father said, आप आसिफ साहब से कहिए कि अकबर आ रहे हैं। I didn't quite understand what you're talking about. Akbar aa rahe hain. Where is he coming from? Agra or some place? And then that complete transformation taking place was the process of the makeup and all that Zara Bakhtar and whatever he was wearing, and he stood in front of the mirror. Yes, it is true. Akbar was coming, and then Akbar came, and then Akbar walked out from there. Then Akbar didn't recognize who was Shami Kapoor, and I was standing there with my problems and all that stuff. No, then Akbar went straight to the sets and he shot. मुगल आजम की रूह, उसकी आत्मा इस फिल्म के डायलॉग्स में थी। वहीं अदाकारों की अदाकारी इस फिल्म का खूबसूरत जिस्म थी, और इस खूबसूरत जिस्म को सजाया नौशाद साहब के सुरीले संगीत ने। उनके संगीत ने इस फिल्म में सोने पे सुहागे का काम किया। खास करके जो गाने बहुत मशहूर हुए थे, जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, महफिल में। लेकिन ये गाना जो था, प्यार किया तो डरना क्या, ये तो साहब आज तक उसी तरह बरकरार है, उसी तरह आशिकों के दिलों में आग लगा रहा है और बगावत की मशालें उनके हाथ में दे रहा है। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, या चिल्लर से पर्दा करना। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। जितनी सीट थी उतनी सीट खड़ी होकर ताली मारती थी। वो गाना देखने के लिए लोग 100 बार आए। I would just wait time and over again to see प्यार किया तो डर। ये जो मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई, बड़ी चोट खाई, जवानी पे रोई, ये एक हर लड़की की जिंदगी की कहानी है। कभी ना कभी in her life, every woman goes through this phase when she would be singing this song. There was a phase in my life and I used to keep humming this song.
मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो। केवल हिंदुस्तान बल्कि इस फिल्म ने पूरी दुनिया के फिल्मी जगत को हैरानी में डाल दिया। मुगले आजम जैसी फिल्म एक फिल्म ही नहीं, it's a part of history, it's a monument on its own, it's a landmark in the Indian film industry. In the last 1 year, Mughal Azam was selected for 7 international film festivals. So it has that international appeal. 2-3 पिक्चरें हिंदी में मुगल आजम है, तो अंग्रेजी में कोई 10 कमांडमेंट है, कोई गॉन विद द विंड है, कोई बैनर है, ऐसी 2-4-5 पिक्चरें हैं इस देश में, इस धरती पे बन वर्ल्ड सिनेमा में, उनमें से एक मुगल आजम है। Well, there was a feeling of great elation because the movie was a great success. No Indian movie had ever seen the sort of success that Mughal Azam had seen. 7 वीक का बुकिंग एक दिन में 7 वीक फुल था। कि रिलीज के बाद डायलॉग्स इतने अच्छे थे तो हम प्रिंट करा के हजारों कॉपी डायलॉग्स के बेचे, और उसी वजह से मैं ये पिक्चर को कैश करते रहा। इतने सालों बाद 80s, 82s, 85, 86 मुगल आजम की धूम एक पूरे ज़माने में, यूं समझिए कि एक युग में फैली हुई थी, यानी रिलीज़ से बहुत पहले भी और रिलीज़ के बरसों बाद तक भी। When you talk about Sheesh Mahal, people do talk about कि भाई it is difficult thing. Even today, for us also very damn difficult. In that period they achieved. जब शीश महल का सेट लगा था तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि इसे लाइट अप करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जहां भी आप लाइट रखेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगी। बाहर के जो आए थे, इटालियन डायरेक्टर था कैमरा, वो कहते थे शूटिंग नहीं हो सकती, तो आसिफ साहब को माथुर साहब पे बड़ा डिपेंड करते थे। एक दिन आर डी माथुर साहब जो उस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे, वो बड़े कुछ फ्रस्ट्रेटेड से खड़े थे, तो उन्होंने ऐसी कैमरे की आंख से सेट को देखा तो एक हिस्सा उन्हें ऐसा दिखाई दिया जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। लाइट इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लाइट जो है इनडायरेक्ट बाउंस होकर आ रही थी। तो उन्होंने आसिफ साहब से कहा कि मुझे इसका हल मिल गया है। मैं कह रहा हूं कि पिछले 40 सालों में मुगल आजम की फोटोग्राफी का पी नहीं हम पकड़ सकते। आसिफ साहब की पर्सनैलिटी यानी उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक पैराडॉक्स था। वो सोचते एक बादशाह की तरह थे और रहते एक फकीर की तरह। सिर्फ अपने उस ख्वाब के बारे में सोचते रहते जिसे उन्हें दुनिया के सामने लाना था। पैसे कितने लगेंगे, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। शूटिंग के दौरान लोग उन्हें पागल समझते रहे, लेकिन फिल्म लगने के बाद वही लोग उन्हें जीनियस कहने लगे। ऐसी शख्सियत सैकड़ों सालों में सिर्फ एक बार जन्म लेती है। मुगल आजम जैसी फिल्म उसे बनाने वाले के आसिफ साहब, जिनके बारे में मशहूर है कि वो बहुत ही ऊंचे दर्जे और बड़े पैमाने पर फिल्में बनाया करते थे, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो उसकी भाषा हो, चाहे वो दृश्य हो, जिस तरह से वो उसे फिल्माया करते थे, चाहे वो उनके सेट्स हों, ये सारी बातें उनके बारे में मशहूर थी। But in his real life, he wore very simple clothes. He ate simple food. He hardly ever sat on a sofa. There was a gadda there, and he would sit on the gadda. And then he had a whole paraphernalia, his jamaats sitting before him. And he would spend a lot of time talking, discussing, finding out, searching. And this was, I think, responsible for his key success. मुग़ल आज़म जब तक बना है 10 साल तक, मोहन स्टूडियो में वो चटाई पर सोते थे ज़मीन पर, जैसे तपस्या कर रहा हो कोई। The director had only one conviction to make Mughal Azam. नहीं देखा, जो आया ये इस तरह, उनका इस तरह था। His sort of face was pockmarked, but he had a very sort of strong jaw, you know, and curly hair, and it was quite dark and eccentric in many ways, even in the manner in which he smoked a cigarette. He smoked a cigarette holding it as if he were holding a hookah. सुनता था डैडी का स्टाइल ऐसा था सिगरेट पीने का। अब आसिफ साहब जो सिगरेट पीते थे, वो सिगरेट की खाक जो थे वो चुटकी बजा के झटकते थे। अक्सर मैं अपने वालिद साहब से इस फिल्म के बारे में पूछता रहता था, जैसे आसिफ साहब किस मिजाज के शख्स हैं, तो वो बताते थे उनके बारे में कि वो बादशाह भी हैं और वो फकीर भी हैं। One day he needed some money and we went together in a taxi.
I talked to the bank manager. He did not know which window he has to go and give a check. He did not know which window to give a token to. And he did not know which window to withdraw the cash from. So I withdrew the 15,000 and we came back and sat in a taxi. तो हुआ क्या कि किसी ने उनको आवाज़ दी, उसके साथ काफ़ी देर 10-15 मिनट खड़े होकर गुफ्तगू करते रहे. जब घर लौट के आए तो मैंने कहा पैसे दे दीजिए प्लीज़, मैं अंदर संभाल के रख दूँ. तो उन्होंने मुझे 2,000 रुपये दिए. तो मैंने कहा ये कैसा मजाक है, मैं तो खुद 15,000 विड्रॉ करके लाई थी बैंक से. तो कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्तगी से कहा कि तुमने देखा नहीं वो आदमी ने मुझे पुकारा था, उसकी बेटी की शादी थी, बस मैंने वो पैसा उसको दे दिया ताकि उसकी शादी तो हो जाए. You can actually see the passion of the director captured on celluloid, and that is what makes Mughal-e-Azam Mughal-e-Azam. हालांकि इस फिल्म को बनने में 12 साल लग गए, लेकिन इसके हर कलाकार और तकनीशियन का जज्बा आखिर तक उतना ही मजबूत रहा जितना इस फिल्म के मुहूर्त पर था. तो आपको इस फिल्म में किसने सबसे ज्यादा आकर्षित किया? मधुबाला यानी अनारकली की दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाली खूबसूरती ने, दिलीप कुमार यानी सलीम की आंखों में अनारकली के लिए उमड़ते हुए प्यार ने, या फिर पृथ्वीराज कपूर यानी अकबर की दिल दहला देने वाली डायलॉग डिलीवरी ने? सवाल बहुत मुश्किल है. मुग़ल-ए-आज़म का नाम लेते ही मुझे सबसे पहले मधुबाला का चेहरा याद आता है. एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. मधुबाला का गाना प्यार किया तो डरना क्या है, अकबर के दरबार में वो गा रही हैं. और जब भी, आज भी याद है मुझे, जब वो शॉट आता था कि चारों तरफ है उसका नज़ारा और एक रिफ्लेक्शन शॉट लेते थे जहाँ पर लाखों इमेजेस जो हैं वो शीशे में दिखाई देती थी उनकी, तो बिल्कुल अनचित्त तालियां बजती थी वो शॉट देख करके. ये बहुत कम देखा गया है फिल्म में कि किसी एक खूबसूरत शॉट के ऊपर ताली बजे. प्यार किया तो डरना क्या, तो गाना मैं तो पागल हो गया वो गाना सुन के. You know, and the way she would, she'd raise her hand and she'd, you know, do that. बचपन से ही एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था मेरे ऊपर, जो पृथ्वीराज जी के बीच में और दिलीप साहब के बीच में जो एक कन्फ्रंटेशन सीन था. तो वो अगर सीन कहेंगे और अगर आप वो डायलॉग सुनेंगे और जो सबके जो सिचुएशन था उस फिल्म में उस ज़माने में, आज भी वही होता है. तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे. मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं. वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं. मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो. तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो. Dialogues of Dilip Kumar, very good. At that time when they were quarreling among themselves, outstanding dialogue. I think the greatest quality in Dilip Kumar is his sense of timing. Pauses in his dialogue, I think, speak much more than words can. I think his performance is in Mughal-e-Azam, no doubt, is one of probably the best performances he gave. If one is to imagine Akbar, the man who ruled India, the man who, there was a secular thinking in his method, he married a Hindu, his bringing up of Salim, his rigidity, if all that you take into effect, it is Prithviraj Kapoor. सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली. Amazing. The famous feather scene. I mean, nobody can forget these things, you know. They're going to remain in the archives and they're going to be in our minds forever. In one word, Mughal-e-Azam, I would define as an epic. And it would be one of my favorite films, forever and ever. ये तो मैं भूल गया हूँ कितनी बार देखी, लेकिन जब मैं स्कूल में और कॉलेज में था तब कई दफ़े देखी. और यदा खदा जब अब समय मिलता है तो उसे DVD या VCD पर देखते रहते हैं और देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि कितने दूरअंदाशी थे के आसिफ साहब.
K. Asif came to my grandfather and asked whether he would complete the movie, and my grandfather took a look at the script. He loved the script. It was based on the Emperor Akbar. My grandfather was a great fan of the Emperor Akbar. So we decided to go ahead and make a movie, which was, I think, a classic, and turned out to be Mughal-e-Azam. मुगल-ए-आज़म मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है क्योंकि उसमें मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर श्री पृथ्वीराज कपूर जी है उस फिल्म में। मैंने इस फिल्म को कम से कम 5 या 6 बार देखा है। मैं जब फिल्म लाइन में आया था, मुगल-ए-आज़म देखी थी, तो एक ही सपना था मेरा कि कभी मुगल-ए-आज़म जैसी फिल्म बना सकूं। पता नहीं, ठीक है गदर बनाई, लेकिन पता नहीं कभी मुगल-ए-आज़म जैसी फिल्म बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। इट इज़ इम्पॉसिबल आई थिंक। जब मैं फिल्मों में आना चाहती थी और मैं अपने ग्रैंडफादर से पूछा करती थी कि विच फिल्म डू यू थिंक आई शुड सी टू लर्न एक्टिंग, तो हमेशा मुझे और करिश्मा को बोला करते थे कि वी शुड कीप वॉचिंग मुगल-ए-आज़म एंड मधुबाला जी से हमें कुछ सीखने मिलेगा। You know, I would have done anything to work with her. डेफिनेटली एक विश तो है मुझे कि अगर इफ आई वाज बोर्न आई डोंट नो 40 इयर्स बैक कि शायद आई वुड हैव बीन द हीरोइन ऑफ द फिल्म, बट अभी जब मैं देखती हूँ उस फिल्म को तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है टू मैच अप टू मधुबाला जी। I have romanced Madhubala a lot of times in my dreams. दिलीप साहब को रोमांस करने का चांस मिल जाता करना चाहूँगा ऐसा कुछ रोल, तो मतलब ये या तो आगे आगे चल के शहंशाह या तो सलीम, अभी सलीम और आगे और कुछ 10 साल रुक के फिर या तो बाबा। Mughal-e-Azam has very aesthetic romance, but no sex. It has great war scenes, but no violence. It has beautiful dances, no item numbers. आज भी आज के जो निर्देशक हैं या जो बनाने वाले हैं, क्षमा चाहूँगा, लेकिन किसी में अभी हमने इतना एक बड़प्पन, इतना एक वास्टनेस, एक विजन हमने आज तक नहीं देखा। आज भी मैं मुगल-ए-आज़म को देखा करती हूँ क्योंकि आई फील के हम लोग कुछ भी नहीं है आजकल के डायरेक्टर्स, आजकल के सेट डिज़ाइनर्स, एक्टर्स, डांस कोरियोग्राफर्स, मुझे लगता है कि वी आर नथिंग व्हेन वी सी दैट मूवी। आई थिंक ऑन द होल इट्स लाइक अ कॉलेज। आप एक बार देखिए एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न अबाउट जस्ट अबाउट एवरीथिंग। There is and there will only be one Mughal-e-Azam.